लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा गोपाल सिंह के चले जाने के बाद दोनों कुमारों ने बातचीत करते करते ही रात बिता दी और सुबह को दोनों भाई जरूरी कामों से छुट्टी पाकर फिर उसी बाजे वाले कमरे की तरफ रवाना हुए। जिस राह से इस बाग में आए थे वो दरवाजा अभी तक खुला हुआ था। उसी राह से होते हुए दोनों तिलिस्मी बाजे के पास पहुंचे। इस समय आनंद सिंह अपने तिलिस्मी खंजर से रोशनी कर रहे थे। दोनों भाइयों की राय हुई कि इस बाजे में जो भी कुछ बातें भरी हुई हैं उन्हें एक दफे अच्छी तरह सुनकर याद कर लेना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। आखिर ऐसा ही किया गया। बाजे की ताली उनके हाथ लगी ही चुकी थी और ताली लगाने की तरकीब भी उस तख्ती पर लिखी हुई थी जो ताली के साथ मिली थी। अब इंद्रजीत सिंह ने बाजे में ताली लगाई और दोनों भाई उसकी आवाज गौर से सुनने लगे। जब बाजे का बोलना बंद हुआ तो इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा, मैं बाजे में ताली लगाता हूं और तिलिस्मी खंजर से रोशनी भी करता हूं। तुम इस बाजे में से जो कुछ आवाज निकले उसे संक्षेप में लिखते चले जाओ। आनंद सिंह ने इसे कबूल किया और उसी किताब में जिसमें पहले इंद्रजीत सिंह इस बाजे की कुछ आवाज लिख चुके थे लिखने लगे। पहले वो आवाज लिख गए जो अभी बाजे में से निकली थी। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने इस बाजे का एक खटका दबाया और फिर ताली देकर आवाज सुनने लगे तथा आनंद सिंह उसे लिखने लगे। इस बाजे में जितनी आवाजें भरी हुई थीं उनका सुनना और लिखना 2-4 घंटे का काम न था, बल्कि कई दिन का काम था, क्योंकि बाजा बहुत धीरे धीरे चलकर आवाज देता था और जो बात कुमार की समझ में न आती थी उसे दोहरा कर सुनना पड़ता था। अतः आज 4 घंटे तक दोनों कुमार उस बाजे की आवाज सुनने और लिखने में लगे रहे। इसके बाद फिर उसी बाग में चले आए जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। बाकी का दिन और रात उसी बाग में बिताया और दूसरे दिन सवेरे जरूरी कामों से छुट्टी पाकर फिर तहखाने में घुसे तथा बाजे वाले कमरे में आकर फिर बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में लगे। इसी तरह दोनों कुमारों को बाजे की आवाज सुनने और लिखने के काम में कई दिन लग गए और इस बीच दोनों कुमारों ने 3 दफे उस औरत को देखा जिसका हाल पहले लिखा जा चुका है और जिसकी लिखी एक चिट्ठी राजा गोपाल सिंह के हाथ लगी थी। उस औरत के विषय में जो बातें लिखने योग्य हुई हैं उन्हें हम यहां पर लिखते हैं। राजा गोपाल सिंह के जाने के बाद पहली दफे जब वो औरत दिखाई दी उस समय दोनों भाई नहर के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे। समय संध्या का था और बाग की हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। यकाएक वो औरत उसी चमेली की झाड़ी में से निकलती दिखाई दी। वो दोनों कुमारों की तरफ तो नहीं आई, मगर उन्हें दिखाकर एक कपड़े का टुकड़ा जमीन पर रखने के बाद पुनः चमेली की झाड़ी में घुसकर गायब हो गई। इंद्रजीत सिंह की आज्ञा पाकर आनंद सिंह वहां गए और उस टुकड़े को उठा लाए। उस पर किसी तरह के रंग से ये लिखा हुआ था, सत्पुरुषों के आगमन से दीन दुखिया प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा भी कुछ न कुछ भला होगा। मुझ दुखिया को भी इस तिलिस्म में सत्पुरुषों की बाट जोहते और ईश्वर से प्रार्थना करते बहुत दिन बीत गए, परंतु अब आप लोगों के आने से भलाई की आशा जान पड़ने लगी है। यद्यपि मेरा दिल गवाही देता है कि आप लोगों के हाथ से सिवाय भलाई की मेरी बुराई नहीं हो सकती, तथापि इस कारण से कि बिना समझे दोस्त दुश्मन का निश्चय कर लेना नीत के विरुद्ध है, मैं आपकी सेवा में उपस्थित न हुई। अब आशा है कि आप अनुग्रहपूर्वक अपना परिचय देकर मेरा भ्रम दूर करेंगे। इंदिरा। इस पत्र के पढ़ने से दोनों कुमारों को बड़ा ताज्जुब हुआ और इंद्रजीत सिंह की आज्ञानुसार आनंद सिंह ने उसके पत्र का ही उत्तर लिखा, हम लोगों की तरफ से किसी तरह का खुटका न रखो। हम लोग राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं और इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए यहां आए हैं। तुम बेखटके अपना हाल हमसे कहो, हम लोग निस्संदेह तुम्हारा दुख दूर करेंगे। ये चिट्ठी चमेली की झाड़ी में उसी जगह हिफाजत के साथ रख दी गई जहां से उस औरत की चिट्ठी मिली थी। 2 दिन तक वो औरत दिखाई न दी, मगर तीसरे दिन जब दोनों कुमार बाजे वाले तहखाने में से लौटे और उस चमेली की टट्टी के पास गए तो ढूंढने पर आनंद सिंह को अपनी लिखी चिट्ठी का जवाब मिला। ये जवाब भी एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर लिखा हुआ था, जिसे आनंद सिंह ने पढ़ा। मतलब ये था, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए आपकी सेवा में बेखटके उपस्थित हो सकती हूँ, मगर राजा गोपाल सिंह से डरती हूँ, जो आपके पास आया करते हैं।
इंदिरा। पुनः कुंवर इंद्रजीत सिंह की तरफ से यह जवाब लिखा गया। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि राजा गोपाल सिंह भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट न देंगे। ये चिट्ठी भी उसी मामूली ठिकाने पर रख दी गई और फिर 2 रोज तक इंदिरा का कुछ हाल मालूम न हुआ। तीसरे दिन संध्या होने से पहले, जब कुछ कुछ दिन बाकी था और दोनों कुमार उसी बाग में नहर के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे, यकायक उसी चमेली की झाड़ी में से हाथ में लालटेन लिए निकलती हुई इंदिरा दिखाई पड़ी। वो सीधे उस तरफ रवाना हुई जहां दोनों कुमार नहर के किनारे बैठे हुए थे। जब उनके पास पहुंची तो लालटेन जमीन पर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। इसकी सूरत शक्ल के बारे में हमें जो कुछ लिखना था ऊपर लिख चुके हैं। यहां पर पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि इस समय इसकी पोशाक में फर्क था। इंद्रजीत ने बड़े गौर से इसे देखा और कहा, बैठ जाओ और निडर होकर अपना हाल कहो। इंदिरा। बैठकर। इसीलिए तो मैं सेवा में उपस्थित हुई हूं कि अपना आश्चर्यजनक हाल आपसे कहूं। आप प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं और इस योग्य हैं कि हमारा मुकदमा सुने, इंसाफ करें, दुष्टों को उचित दंड दें और हम लोगों को दुख के समुद्र से निकालकर बाहर करें। इंद्रजीत सिंह आश्चर्य से, हम लोगों? क्या तुम यहां अकेली नहीं हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी इस तिलिस्म में दुख भोग रहा है? इंदिरा। जी हां, मेरी मां भी इस तिलिस्म के अंदर बुरी अवस्था में पड़ी है। मैं तो चलने फिरने योग्य भी हूं, परंतु वो बेचारी तो हर तरह से लाचार है। आप मेरा किस्सा सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे और निस्संदेह आपको हम लोगों पर दया आएगी। इंद्रजीत सिंह। हाँ हाँ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कहो और शीघ्र कहो। इंदिरा अपना किस्सा शुरू किया ही चाहती थी कि उसकी निगाह यकायक राजा गोपाल सिंह पर जा पड़ी, जो उसके सामने और दोनों कुमारों के पीछे की तरफ से हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे थे। वो चौंक कर उठ खड़ी हुई और उसी समय कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह ने भी घूमकर राजा गोपाल सिंह को देखा। जब राजा साहब दोनों कुमारों के पास पहुंचे तो इंदिरा ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का चेहरा खुशी से दमक रहा था और वे हर तरह से प्रसन्न मालूम होते थे। इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से, आपने तो कई दिन लगा दिए। गोपाल सिंह। हाँ, एक ऐसा ही मामला आ पड़ा था कि जिसका पूरा पता लगाए बिना यहां पर ना आ सका। पर आज मैं अपने पेट में ऐसी ऐसी खबरें भर के लाया हूं कि जिन्हें सुनकर आप लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे और साथ ही इसके आश्चर्य भी करेंगे। मैं सब हाल आपसे कहूंगा, मगर इंदिरा की तरफ इशारा करके इस लड़की का हाल सुन लेने के बाद, अच्छी तरह देखकर, निस्संदेह इसकी सूरत शक्ल उस पुतली की ही तरह है। आनंद सिंह। कहिए भाई साहब, अब तो मैं सच्चा ठहरा ना? गोपाल सिंह। बेशक। तो क्या इसने अपना हाल आप लोगों से कहा? इंद्रजीत सिंह। जी, ये अपना हाल कहा ही चाहती थी कि आप दिखाई पड़ गए। ये यकायक हम लोगों के पास नहीं आई, बल्कि पत्र द्वारा इसने पहले मुझसे प्रतिज्ञा करा ली कि हम लोग इसका दुख दूर करेंगे और आप भी इस पर खफा न होंगे। गोपाल सिंह ताज्जुब से, मैं इस पर क्यों खफा होने लगा? इंदिरा से, क्यों जी, तुम्हें मुझसे डर क्यों पैदा हुआ? इंदिरा। इसलिए कि मेरा किस्सा आपके किस्से से बहुत संबंध रखता है। और हां, इतना भी मैं इसी समय कह देना उचित समझती हूं कि मेरा चेहरा जिसे आप लोग देख रहे हैं असली नहीं है बल्कि बनावटी है। यदि आज्ञा हो तो इसी नहर के जल से मैं मुंह धो लूं, तब आश्चर्य नहीं कि आप मुझे पहचान लें। गोपाल सिंह ताज्जुब से, क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा? इंदिरा। यदि ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं। गोपाल सिंह। अच्छा, तुम अपना मुंह धो डालो। इतना कहकर राजा गोपाल सिंह लालटेन जमीन पर रखकर बैठ गए और कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को भी बैठने के लिए कहा। जब इंदिरा अपना चेहरा साफ करने के लिए नहर के किनारे चलकर कुछ आगे बढ़ गई, तब इन तीनों में यों बातचीत होने लगी। इंद्रजीत सिंह। हाँ, ये तो कहिए, आप क्या खबर लाए हैं? गोपाल सिंह। वो किस्सा बहुत बड़ा है, पहले इस लड़की का हाल सुन लें, तब कहें। हाँ, इसने अपना नाम क्या बताया था? इंद्रजीत सिंह। इंदिरा। गोपाल सिंह चौंक कर, इंदिरा? इंद्रजीत सिंह। जी हां। गोपाल सिंह सोचते हुए धीरे से, कौन सी इंदिरा? वो इंदिरा तो नहीं मालूम पड़ती, कोई दूसरी होगी, मगर शायद वही हो। हाँ, वो तो कह चुकी कि मेरी सूरत बनावटी है। आश्चर्य नहीं कि चेहरा साफ करने पर वही निकले। अगर वही हो तो बहुत अच्छा है। इंद्रजीत सिंह। खैर, वो आती ही है, सवाल मालूम हो जाएगा। जब तक अपनी अनूठी खबरों में से
दो एक सुनाइए। गोपाल सिंह। यहां से जाने के बाद मुझे रोहतास गढ़ का पूरा पूरा हाल मालूम हुआ है, क्योंकि आजकल राजा बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, भैरव सिंह, तारा सिंह, किशोरी, कामनी, कमलनी, लाडली और मेरी स्त्री लक्ष्मी देवी इत्यादि सब कोई वहां ही जुटे हुए हैं और अजीबोगरीब मुकदमा पेश है। इंद्रजीत सिंह चौंक कर। लक्ष्मी देवी? क्या उनका पता लग गया? गोपाल सिंह। हाँ, लक्ष्मी देवी वही तारा निकली जो कमलिनी के यहां उसकी सखी बन के रहती थी और जिसे आप भी जानते हैं। इंद्रजीत सिंह आश्चर्य से। वो लक्ष्मी देवी थी? गोपाल सिंह। हाँ, वो लक्ष्मी देवी ही थी जो बहुत दिनों से अपने को छिपाए हुए दुश्मनों से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी और समय पाकर अनूठे ढंग से यकायक प्रकट हो गई। उसका किस्सा भी बड़ा ही अनूठा है। आनंद सिंह। तो क्या आप रोहतासगढ़ गए थे? गोपाल सिंह। नहीं। इंद्रजीत सिंह। सो क्यों? इतना सब हाल सुनने पर भी आप लक्ष्मी देवी को देखने के लिए वहां क्यों नहीं गए? गोपाल सिंह। वहां ना जाने का सबब भी बतावेंगे? इंद्रजीत सिंह। खैर ये बताइए कि लक्ष्मी देवी एकाएक किस अनूठे ढंग से प्रकट हो गई और रोहतासगढ़ में कौन सा अजीबोगरीब मुकदमा पेश है? गोपाल सिंह। मैं सब हाल आपसे कहूंगा। देखिए, वो इंदिरा आ रही है, पर कोई चिंता नहीं। अगर ये वही इंदिरा है जो मैं सोचे हुए हूं तो उसके सामने भी सब हाल बेखट के कह दूंगा। इतने ही में अपना चेहरा साफ करके इंदिरा भी वहां आ पहुंची। चेहरा धोने और साफ करने से उसकी खूबसूरती में किसी तरह की कमी नहीं आई थी, बल्कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती थी। हाँ, अगर कुछ फर्क पड़ा था तो केवल इतना ही कि बनिस्बत पहले के अब वो कम उम्र की मालूम होती थी। इंदिरा के पास आते ही और उसकी सूरत देखते ही गोपाल सिंह झट उठ खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर बोले, है इंदिरा? बेशक तू वही इंदिरा है जिसके होने की मैं आशा करता था। यद्यपि कई वर्षों के बाद आज किस्मत ने तेरी सूरत दिखाई है, और जब मैंने आखिरी मर्तबे तेरी सूरत देखी थी तब तू निरी लड़की थी, मगर फिर भी आज मैं तुझे पहचाने बिना नहीं रह सकता। तू मुझसे डर मत और अपने दिल में किसी तरह का खुटका भी मत ला। मुझे खूब मालूम हो गया है कि मेरे मामले में तू बिल्कुल बेकसूर है। मैं तुझे धर्म की लड़की समझता हूं और समझूंगा। अब तू मेरे सामने बैठ जा और अपना अनूठा किस्सा कह। हाँ, पहले ये तो बता कि तेरी माँ कहाँ है? कैद से छूटने पर मैंने उसकी बहुत खोज की, मगर कुछ भी पता न लगा। निस्संदेह तेरा किस्सा बड़ा ही अनूठा होगा। इंदिरा बैठने के बाद आंसू से भरी हुई आंखों को आंचल से पोंछती हुई। मेरी माँ बेचारी भी इसी तिलिस्म में कैद है। गोपाल सिंह ताज्जुब से। इसी तिलिस्म में कैद है? इंदिरा। जी हाँ, इसी तिलिस्म में कैद है। बड़ी कठिनाइयों से उसका पता लगाती हुई मैं यहां तक पहुंची। अगर मैं यहां तक पहुंचकर उससे ना मिलती तो निस्संदेह वो अब तक मर गई होती। मगर ना तो मैं उसे कैद से छुड़ा सकती हूं और ना स्वयं इस तिलिस्म के बाहर ही निकल सकती हूं। लगभग 10-15 दिन हुए होंगे कि अकस्मात एक किताब मेरे हाथ लग गई, जिसके पढ़ने से इस तिलिस्म का कुछ कुछ हाल मुझे मालूम हो गया और मैं यहां घूमने फिरने लायक भी हो गई हूं, मगर इस तिलिस्म के बाहर नहीं निकल सकती। क्या कहूं, उस किताब का मतलब पूरा पूरा समझ में नहीं आता। यदि मैं उसे अच्छी तरह समझ सकती तो निस्संदेह यहां से बाहर जा सकती और आश्चर्य नहीं कि अपनी मां को छुड़ा लेती। गोपाल सिंह। ये किताब कौन सी है और कहाँ है? इंदिरा कपड़े के अंदर से एक छोटी सी किताब निकालकर और गोपाल सिंह के हाथ में देकर, लीजिए, यही है। ये किताब लंबाई चौड़ाई में बहुत छोटी थी और उसके अक्षर भी बड़े ही महीन थे, मगर इसे देखते ही गोपाल सिंह का चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होंने इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखकर कहा, यही मेरी वो किताब है जो खो गई थी। किताब चूम कर, आह, इसके खो जाने से तो मैं अधमरा सा हो गया था। इंदिरा से, ये तेरे हाथ कैसे लग गई? इंदिरा, इसका हाल भी बड़ा विचित्र है। अपना किस्सा जब मैं कहूंगी तो उसी के बीच में वो भी आ जाएगा। इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से, मालूम होता है कि इंदिरा का किस्सा बहुत बड़ा है, इसलिए आप पहले रोहतासगढ़ का हाल सुना दीजिए तो एक तरफ की दिल जमई हो जाए। कमलनी के मकान की तबाही, किशोरी, कामनी और तारा की तकलीफ, नकली बलभद्र सिंह के कारण भूतनाथ की परेशानी, लक्ष्मी देवी दारोगा और शेर अली खां का रोहतासगढ़ में गिरफ्तार होना, राजा बीरेंद्र सिंह का वहां पहुंचना, भूतनाथ के मुकदमे की पेशी, कृष्ण जिन्न का पहुंचकर इंदिरा वाले कलमदान का पेश करना और असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए भूतनाथ को छुट्टी दिला देने इत्यादि जो कुछ
बातें हम ऊपर लिख आए हैं, वो सब हाल राजा गोपाल सिंह ने इंदिरा के सामने ही दोनों कुमारों से बयान किया और सभी ने बड़े गौर से सुना। इंदिरा, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो कलमदान जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, कृष्ण जिन्न के हाथ क्यों कर लगा? हाँ, उस कलमदान का हमारे कब्जे से निकल जाना बहुत ही बुरा हुआ। यदि आज वो मेरे पास होता तो मैं बात की बात में भूतनाथ के मुकदमे का फैसला कर देती। मगर अब क्या हो सकता है? गोपाल सिंह, इस समय वो कलमदान राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में है, इसलिए उसका तुम्हारे हाथ लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा, ठीक है, मगर उन चीजों का मिलना तो अब कठिन होगा जो उसके अंदर थीं, और उन्हीं चीजों का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी था। गोपाल सिंह, ताज्जुब नहीं कि वे चीजें भी कृष्ण जिन्न के पास ही हों और वो महाराज के कहने से तुम्हें दे दें। इंद्रजीत सिंह, या उन चीजों से स्वयं कृष्ण जिन्न वो काम निकाले जो तुम कर सकती हो। इंदिरा, नहीं, उन चीजों का मतलब जितना मैं बता सकती हूं उतना कोई दूसरा नहीं बता सकता। गोपाल सिंह, खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आनंद सिंह गोपाल सिंह से, ये सब हाल आपको कैसे मालूम हुआ? क्या आपने कोई आदमी रोहतासगढ़ भेजा था या खुद पिताजी ने ये सब हाल कहला भेजा है? गोपाल सिंह, भूतनाथ स्वयं मेरे पास मदद लेने के लिए आया था, मगर मैंने मदद देने से इनकार कर दिया। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से, ऐसा क्यों किया? गोपाल सिंह ऊंची सांस लेकर, विधाता के हाथों से मैं बहुत सताया गया हूं। सच तो यह है कि अभी तक मेरे होश हवास ठिकाने नहीं, इसलिए मैं कुछ मदद करने लायक नहीं हूं। इसके अतिरिक्त मैं खुद अपनी तिलिस्मी किताब खो जाने के गम में पड़ा हुआ था। मुझे किसी की बात कब अच्छी लगती? इंद्रजीत सिंह मुस्कुराकर, जी नहीं, ऐसा करने का सबब कुछ दूसरा ही है। मैं कुछ कुछ समझ गया। खैर, देखा जाएगा। अब इंदिरा का किस्सा सुनना चाहिए। गोपाल सिंह इंदिरा से, अब तुम अपना हाल कहो। यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हाल मैं बहुत कुछ जानता हूं, मगर इन दोनों भाइयों को उसकी कुछ भी खबर नहीं है, बल्कि तुम दोनों का नाम भी शायद इन्होंने ना सुना होगा। इंद्रजीत सिंह, बेशक ऐसा ही है। गोपाल सिंह, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपना और अपनी माँ का हाल शुरू से कह सुनाओ। मैं समझता हूं कि तुम्हें अपनी माँ का कुल हाल मालूम होगा। इंदिरा, जी हां, मैं अपनी माँ का हाल खुद उसकी जुबानी और कुछ इधर उधर से भी पूरी तरह सुन चुकी हूं। गोपाल सिंह, अच्छा, तो अब कहना आरंभ करो। इस समय रात घंटे भर से ज्यादा जा चुकी थी। इंदिरा ने पहले अपनी माँ का और फिर अपना हाल इस तरह बयान किया। मेरी माँ का नाम सरयू और पिता का नाम इंद्रदेव है। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से, कौन इंद्रदेव? गोपाल सिंह, वही इंद्रदेव जो दारोगा का गुरु भाई है, जिसने लक्ष्मी देवी की जान बचाई थी और जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूं। इंद्रजीत सिंह, अच्छा, तब? इंदिरा, मेरे नाना बहुत अमीर आदमी थे। लाखों रुपए की मौरूसी जायदाद उनके हाथ लगी थी और वो खुद भी बहुत पैदा करते थे, मगर सिवाय मेरी माँ के उनको और कोई औलाद न थी। इसलिए वो मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे और धन दौलत भी बहुत ज्यादा दिया करते थे। इसी कारण मेरी माँ का रहना भी बनिस्बत ससुराल की नहर में ज्यादा होता था। जिस जमाने का मैं जिक्र करती हूं उस जमाने में मेरी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की होगी, मगर मैं बातचीत और समझ बूझ में होशियार थी और उस समय की बातें आज भी मुझे इस तरह याद हैं जैसे कल ही की बातें हों। जाड़े का मौसम था जब से मेरा किस्सा शुरू होता है। मैं अपनी ननिहाल में थी। आधी रात का समय था। मैं अपनी माँ के पास पलंग पर सोई हुई थी। यकायक दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी आदमी को कमरे में आते देख मेरी माँ उठ बैठी। साथ ही इसके मेरी नींद भी टूट गई। कमरे के अंदर इस तरह यकायक आने वाले मेरे नाना थे, जिन्हें देख मेरी माँ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और पलंग से नीचे उतर कर खड़ी हो गई। आनंद सिंह, तुम्हारे नाना का क्या नाम था? इंदिरा, मेरे नाना का नाम दामोदर सिंह था और वे इसी शहर जमानिया में रहा करते थे। आनंद सिंह, अच्छा, तब क्या हुआ? इंदिरा, मेरी माँ को घबराई हुई देखकर नाना साहब ने कहा, सरयू बेटी, इस समय एकाएक मेरे आने से तुझे ताज्जुब होगा और निस्संदेह ये ताज्जुब की बात है भी, मगर क्या करूं, किस्मत और लाचारी मुझसे ऐसा कराती है। सरयू, इस बात को मैं खूब जानता हूं कि लड़की को अपनी मर्जी से ससुराल की तरफ विदा कर देना सभ्यता के विरुद्ध और लज्जा की बात है, मगर क्या करूं, आज ईश्वर ही ने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया है।
बेटी, आज मैं जबरदस्ती अपने हाथ से अपने कलेजे को निकालकर बाहर फेंकता हूं, अर्थात अपनी एकमात्र औलाद को यानी तुझको, जिसे देखे बिना कल नहीं पड़ती थी, जबरदस्ती उसके ससुराल की तरफ विदा करता हूं। मैंने सबकी चोरी चोरी बालाजी को बुलवा भेजा है और खबर लगी है कि 2 घंटे के अंदर ही वो आना चाहते हैं। इस समय तुझे ये इत्तला देने आया हूं कि इसी घंटे 2 घंटे के अंदर तू भी अपने जाने की तैयारी कर ले। इतना कहते कहते नाना साहब का जी उमड़ आया, गला भर गया और उनकी आंखों से टपाटप आंसू की बूंदें गिरने लगी। इंद्रजीत सिंह, बालाजी किसका नाम है? इंदिरा, मेरे पिता को मेरी ननिहाल में सब कोई बालाजी कहकर पुकारा करते थे। इंद्रजीत सिंह, अच्छा फिर? इंदिरा, उस समय अपने पिता की ऐसी अवस्था देखकर मेरी मां बदहवास हो गई और उखड़ी हुई आवाज में बोली, पिताजी ये क्या, आपकी ऐसी अवस्था क्यों हो रही है? मैं ये बात क्यों देख रही हूं? जो बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी वो क्यों सुन रही हूं? मैंने ऐसा क्या कसूर किया है जो आज इस घर से मैं निकाली जाती हूं? दामोदर सिंह ने कहा, बेटी तूने कुछ कसूर नहीं किया, सब कसूर मेरा है। जो कुछ मैंने किया है उसी का फल भोग रहा हूं बस। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, तुझसे मैं एक बात की अभिलाषा रखता हूं। आशा है कि तू अपने बाप की बात कभी न टालेगी। तू खूब जानती है कि इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता और न तुझसे बढ़कर किसी पर मेरा स्नेह है। अतएव इसके बदले में केवल इतना ही चाहता हूं कि इस अंतिम समय में जो कुछ तुझे कहता हूं उसे तू अवश्य पूरा करे और मेरी याद अपने दिल में बनाए रहे। इतना कहते कहते मेरे नाना की बुरी हालत हो गई। आंसुओं ने उनके रोआबदार चेहरे को तर कर दिया और गला ऐसा भर गया कि कुछ कहना कठिन हो गया। मेरी मां भी अपने पिता की विचित्र बातें सुनकर अधमरी सी हो गई। पितृस्नेह ने उसका कलेजा हिला दिया। ना रुकने वाले आंसुओं को पहुंचकर और मुश्किल से अपने दिल को संभाल कर बोली, पिताजी कहो, शीघ्र कहो कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके चरणों पर जान देने के लिए तैयार हूं। इसके जवाब में दामोदर सिंह ने यह कहकर कि मैं भी तुझसे यही आशा रखता हूं, अपने कपड़ों के अंदर से एक कलमदान निकाला और मेरी मां को देकर कहा, इसे अपने पास हिफाजत से रखना और जब तक मैं इस दुनिया में कायम हूं इसे मत खोलना। देख, इस कलमदान के ऊपर 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। बिचली तस्वीर के नीचे इंदिरा का नाम लिखा हुआ है। जब तेरा पति इस कलमदान के अंदर का हाल पूछे तो तू कह देना कि मेरे पिता ने एक कलमदान इंदिरा को दिया है और इस पर उसका नाम भी लिख दिया है और ताकीद कर दी है कि जब तक इंदिरा की शादी ना हो जाए ये कलमदान खोला ना जाए। अस्तु जिस तरह हो ये कलमदान खुलने ना पावे। ये तकलीफ तुझे ज्यादा दिन तक भोगनी ना पड़ेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना न रहा। मैं इस समय खूंखार दुश्मनों से घिरा हुआ हूं। नहीं कह सकता कि आज मरूंगा या कल, मगर बेटी तू मेरे जब मरने की अच्छी तरह से निश्चय कर ले तभी इस कलमदान को खोलना। इसकी ताली मैं तुझे नहीं देता। जब इसके खुलने का समय आवे तब जिस तरह हो सके खोल डालना। इतना कहकर मेरे नाना वहां से चले गए और रोती हुई मेरी मां को उसी तरह छोड़ गए। इंद्रजीत सिंह, मैं समझता हूं कि ये वही कलमदान था जो कृष्ण जिन्न ने महाराज के सामने पेश किया था और जिसका हाल अभी तुम्हारे सामने भाई साहब ने बयान किया है। इंदिरा, जी हां। इंद्रजीत सिंह, निस्संदेह ये अनूठा किस्सा है। अच्छा तब क्या हुआ? इंदिरा, घंटे भर तक मेरी मां तरह तरह की बातें सोचती और रोती रही। इसके बाद दामोदर सिंह पुनः उस कमरे में आए और मेरी मां को रोती हुई देखकर बोले, सरयू, तू अभी तक बैठी रो रही है? अरे बेटी, तुझे तो अब अपने प्यारे बाप के लिए जन्म भर रोना है। इस समय तू अपने दिल को संभाल और जाने की शीघ्र तैयारी कर। अगर तू विलंब करेगी तो मुझे बड़ा कष्ट होगा और मुझे कष्ट देना तेरा धर्म नहीं है। बस अब अपने को संभाल। हाँ, मैं एक दफे पुनः तुझसे पूछता हूं कि उस कलमदान के विषय में जो मैंने कहा है तू वैसा ही करेगी ना? इसके जवाब में मेरी मां ने सिसक कर कहा, जो कुछ आपने आज्ञा की है मैं उसका पालन करूंगी। मगर मेरे पिता, ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी मां ने बहुत कुछ मिन्नत और आजीजी की, मगर नाना साहब ने अपनी बदहवासी का सबब कुछ भी बयान न किया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद एक लौंडी ने आकर खबर दी कि बालाजी यानी मेरे पिता इंद्रदेव आ गए। उस समय मेरी मां को नाना साहब की बातों का निश्चय हो गया और वो समझ गई कि अब इसी समय यहां से रवाना हो जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मेरे पिता घर में आए। मां ने उनसे आने का सबब पूछा।
जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक विश्वासी आदमी के हाथ मुझे पत्र भेजा, जिसमें केवल इतना ही लिखा था कि इस पत्र को देखते ही चल पड़ो और जितनी जल्दी हो सके हमारे पास पहुंचो। मैं पत्र पढ़ते ही घबरा गया। उस आदमी से पूछा कि घर में कुशल तो है। उसने कहा कि सब कुशल है। मैं बहुत तेज घोड़े पर सवार करा के तुम्हारे पास भेजा गया हूं। अब मेरा घोड़ा लौट जाने लायक नहीं है, मगर तुम बहुत जल्द उनके पास जाओ। मैं घबराया हुआ एक घोड़े पर सवार होके उसी वक्त चल पड़ा, मगर इस समय यहां पहुंचने पर उनसे ऐसा करने का सबब पूछा तो कोई भी जवाब न मिला। उन्होंने एक कागज मेरे हाथ में देकर कहा कि इसे हिफाजत से रखना। इस कागज में मैंने अपनी कुल जायदाद इंदिरा के नाम लिख दी है। मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं। तुम इस कागज को अपने पास रखो और अपनी स्त्री तथा लड़की को लेकर इसी समय यहां से चले जाओ, क्योंकि अब जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठना चाहता है। बस इससे ज्यादा और कुछ न कहेंगे। तुम्हारी विदाई का सब बंदोबस्त हो चुका है, सवारी इत्यादि तैयार है। इतना कहकर मेरे पिता चुप हो गए और दम भर के बाद उन्होंने मेरी मां से पूछा कि इन सब बातों का सबब यदि तुम्हें कुछ मालूम हो तो कहो। मेरी मां ने भी थोड़ी देर पहले जो कुछ हो चुका था कह सुनाया, मगर कलमदान के बारे में केवल इतना ही कहा कि पिताजी एक कलमदान इंदिरा के लिए दे गए हैं और कह गए हैं कि कोई इसे खोलने न पावे। जब इंदिरा की शादी हो जाए तो वो अपने हाथ से इसे खोले। इसके बाद मेरे पिता मिलने के लिए मेरी नानी के पास गए और देखा कि रोते रोते उसकी अजीब हालत हो गई है। मेरे पिता को देखकर वो और भी रोने लगी, मगर इसका सबब कुछ भी न बता सकी कि उसके मालिक को आज क्या हो गया है। वे इतने बदहवास क्यों हैं और अपनी लड़की को इसी समय यहां से विदा करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उस बेचारी को भी इसकी बाबत कुछ मालूम न था। ये सब बातें जो मैं ऊपर कह आई हूं, सिवाय हम 5 आदमियों के और किसी को मालूम न थी। उस घर का और भी कोई ये नहीं जानता था कि आज दामोदर सिंह बदहवास हो रहे हैं और अपनी लड़की को किसी लाचारी से इसी समय विदा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग विदा कर दिए गए। मेरी माँ रोती हुई मुझे साथ लेकर रथ में रवाना हुई, जिसमें 2 मजबूत घोड़े जुते हुए थे, और इसी तरह के दूसरे रथ पर बहुत सा सामान लेकर मेरे पिता सवार हुए और हम लोग वहां से रवाना हुए। हिफाजत के लिए कई हथियारबंद सवार भी हम लोगों के साथ थे। जमानिया से मेरे पिता का मकान केवल 30-35 कोस की दूरी पर होगा। जिस वक्त हम लोग घर से रवाना हुए उस वक्त 2 घंटे रात बाकी थी, और जिस समय हम लोग घर पहुंचे उस समय पहर भर से भी ज्यादा दिन बाकी था। मेरी माँ तमाम रास्ते रोती गई और घर पहुंचने पर भी कई दिनों तक उसका रोना बंद न हुआ। मेरे पिता के रहने का स्थान बड़ा ही सुंदर और रमणीक है, मगर उसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही गुप्त रखा गया है। इस जगह इंदिरा ने इंद्रदेव के मकान और रास्ते का थोड़ा सा हाल बयान किया और उसके बाद फिर अपना किस्सा कहने लगी। इंदिरा: मेरे पिता तिलिस्म के दारोगा हैं और यद्यपि खुद भी बड़े भारी अय्यार हैं, तथापि उनके यहाँ कई अय्यार नौकर हैं। उन्होंने अपने 2 अय्यारों को इसलिए जमानिया भेजा कि वे एक साथ मिलकर या अलग अलग होकर दामोदर सिंह जी की बदहवासी और परेशानी का पता गुप्त रीत से लगावें और ये मालूम करें कि वो कौन से दुश्मनों की चालबाजियों के शिकार हो रहे हैं। इस बीच मेरे पिता ने पुनः मेरी माँ से कलमदान का हाल पूछा, जो उसके पिता ने उसे दिया था, और मेरी माँ ने उसका हाल साफ साफ कह दिया, अर्थात जो कुछ उस कलमदान के विषय में दामोदर सिंह जी ने नसीहत इत्यादि की थी वो साफ साफ कह सुनाई। जिस दिन मैं अपनी माँ के साथ पिता के घर गई, उसके ठीक 15वें दिन संध्या के समय मेरे पिता के एक अय्यार ने ये खबर पहुंचाई कि जमानिया में प्रातःकाल सरकारी महल के पास वाले चौमुहाने पर दामोदर सिंह जी की लाश पाई गई, जो लहू से भरी हुई थी और सिर का पता न था। महाराज ने उस लाश को अपने पास उठवा मंगाया और तहकीकात हो रही है। इस खबर को सुनते ही मेरी माँ जोर जोर से रोने और अपना माथा पीटने लगी। थोड़ी ही देर बाद ननिहाल का भी एक दूत आ पहुंचा और उसने भी वही खबर सुनाई। पिताजी ने मेरी माँ को बहुत समझाया और कहा कि कलमदान देते समय तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि मेरे मरने के बाद इस कलमदान को खोलना, मगर मेरे मरने का अच्छी तरह निश्चय कर लेना। उनका ऐसा कहना बेसबब न था। मरने का निश्चय कर लेना, ये बात उन्होंने निस्संदेह इसीलिए कही होगी कि उनके मरने के विषय में लोग हम सभी को धोखा देंगे। ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम थी। अस्तु तुम अभी रो रो कर अपने को हलकान मत करो और पहले मुझे जमानिया जाकर उनके मरने के विषय में निश्चय कर लेने दो।
ये जरूर बड़े ताज्जुब और शक की बात है कि उन्हें मारकर कोई उनका सिर ले जाए और धड़ उसी तरह रहने दे। इसके अतिरिक्त तुम्हारी माँ का भी बंदोबस्त करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे ही की लाश के साथ सती हो जाए। मेरी माँ ने भी जमानिया जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु पिता ने स्वीकार न करके कहा कि ये बात तुम्हारे पिता को भी स्वीकार न थी, नहीं तो अपनी जिंदगी ही में तुम्हें यहां विदा न कर देते। इत्यादि बहुत कुछ बात समझा बुझाकर उसे शांत किया और स्वयं उसी समय 2-3 अय्यारों को साथ लेकर जमानिया की तरफ रवाना हो गए। इतना कहकर इंदिरा रुक गई और लंबी सांस लेकर फिर बोली, उस समय मेरे पिता पर जो कुछ मुसीबत बीती थी उसका हाल उन्हीं की जुबानी सुनना अच्छा मालूम होगा। तथापि जो कुछ मुझे मालूम है मैं बयान करती हूँ। मेरे पिता जब जमानिया पहुंचे तो सीधे घर चले गए। वहां पर देखा तो मेरी नानी को अपने पति की लाश के साथ सती होने की तैयारी करते पाया, क्योंकि देखभाल करने के बाद राजा साहब ने उनकी लाश उनके घर भिजवा दी थी। मेरे पिता ने मेरी नानी को बहुत कुछ समझाया और कहा कि इस लाश के साथ तुम्हारा सती होना उचित नहीं है। कौन ठिकाना ये कार्रवाई धोखा देने के लिए की गई हो, और यदि ये दूसरे की लाश निकली तो तुम स्वयं विचार कर सकती हो कि तुम्हारा सती होना कितना बुरा होगा। अतः तुम इसकी दाह क्रिया होने दो और बीच में मैं इस मामले का असल पता लगा लूंगा। अगर ये लाश वास्तव में उन्हीं की होगी तो खूनी का या उसके सिर का पता लगाना कोई कठिन न होगा। इत्यादि बहुत सी बातें समझाकर उनको सती होने से रोका और स्वयं खूनियों का पता लगाने का उद्योग करने लगे। आधी रात का समय था। सर्दी खूब पड़ रही थी। लोग लिहाफों के अंदर मुंह छिपाए अपने अपने घरों में सो रहे थे। मेरे पिता सूरत बदले और चेहरे पर नकाब डाले घूमते फिरते उसी चौमुहाने पर जा पहुंचे जहां मेरे नाना की लाश पाई गई थी। उस समय चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वे एक दुकान की आड़ में खड़े होकर कुछ सोच रहे थे कि दाहिनी तरफ से एक आदमी को आते देखा। वो आदमी भी अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था। मेरे पिता के देखते ही देखते वो उस चौमुहाने पर कुछ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गया। मेरे पिता ने जाकर देखा तो एक लिफाफे पर नजर पड़ी। उसे उठा लिया और घर लौट आए। क्षमादान के सामने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी और उसमें ये लिखा था, दामोदर सिंह के खूनी का जो कोई पता लगाना चाहे उसे अपनी तरफ से भी होशियार रहना चाहिए। ताज्जुब नहीं कि उसकी भी वही दशा हो जो दामोदर सिंह की हुई। इस पत्र को पढ़कर मेरे पिता तरद्दुद में पड़ गए और सवेरा होने तक तरह तरह की बातें सोचते विचारते रहे। उन्हें आशा थी कि सवेरा होने पर उनके अय्यार लोग घर लौट आएंगे और रात भर में जो कुछ उन्होंने किया है उसका हाल कहेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने अय्यारों को ताकीद कर दी थी। मगर उनका विचार ठीक न निकला, अर्थात उनके वे भेजे हुए अय्यार लौट कर न आए। दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरे दिन भी दोपहर रात जाते जाते तक मेरे पिता ने उन लोगों का इंतजार किया, मगर सब व्यर्थ था। उन अय्यारों का हाल कुछ भी मालूम न हुआ। आखिर लाचार होकर स्वयं उनकी खोज में जाने के लिए तैयार हो गए और घर से बाहर निकलना ही चाहते थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और महाराज के एक चौबदार को साथ लिए हुए नाना साहब का एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल हुआ। पिता को बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने चौबदार से वहां आने का सबब पूछा। चौबदार ने जवाब दिया कि आपको कुंवर साहब यानी गोपाल सिंह ने शीघ्र ही बुलाया है और अपने साथ लाने के लिए मुझे सख्त ताकीद की है। गोपाल सिंह, हाँ ठीक है, मैंने उन्हें अपनी मदद के लिए बुलवाया था, क्योंकि मेरे और इंद्रदेव के बीच दोस्ती थी और उस समय मैं दिली तकलीफों से बहुत बेचैन था। इंद्रदेव से और मुझसे अब भी वैसी ही दोस्ती है। वो मेरा बहुत सच्चा दोस्त है। चाहे वर्षों हम दोनों में पत्र व्यवहार न हो, मगर दोस्ती में किसी तरह की कमी नहीं आ सकती। इंदिरा, बेशक ऐसा ही है। तो उस समय का हाल और उसके बाद मेरे पिता से और आपसे जो जो बातें हुई थी सो आप अच्छी तरह बयान कर सकते हैं। गोपाल सिंह, नहीं नहीं, जिस तरह तुम और हाल कह रही हो उसी तरह वो भी कह जाओ। मैं समझता हूं कि इंद्रदेव ने ये सब हाल तुमसे कहा होगा। इंदिरा, जी हाँ, इस घटना के कई वर्ष बाद पिताजी ने मुझसे सब हाल कहा था, जो अभी तक मुझे अच्छी तरह याद है, मगर मैं उन बातों को मुख्तसर ही में बयान करती हूँ। गोपाल सिंह, क्या अर्ज है, तुम मुख्तसर में बयान कर जाओ। जहां भूलोगी मैं बता दूंगा, यदि वो हाल मुझे भी मालूम होगा। इंदिरा, जो आज्ञा। मेरे पिता जब चौबदार के साथ राजमहल में गए तो मालूम हुआ कि कुंवर साहब घर में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं।
आश्चर्य में आकर उन्होंने कुंवर साहब के खास खिदमतगार से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि आपके पास चौबदार भेजने के बाद बहुत देर तक अकेले बैठकर आपका इंतजार करते रहे, मगर जब आपके आने में देर हुई तो घबरा कर खुद आपके मकान की तरफ चले गए। ये सुनते ही मेरे पिता घबरा कर वहां से लौटे और फौरन ही घर पहुंचे, मगर कुंवर साहब से मुलाकात न हुई। दरियाफ्त करने पर पहरेदार ने कहा कि कुंवर साहब यहां नहीं आए हैं। वे पुनः लौटकर राजमहल में गए, परंतु कुंवर साहब का पता न लगना था और न लगा। मेरे पिता की वो तमाम रात परेशानी में बीती, और उस समय उन्हें नाना साहब की बात याद आई जिन्होंने मेरे पिता से कही थी कि अब जमानिया में बड़ा भारी उपद्रव उठना चाहता है। तमाम रात बीत गई। दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, मगर कुंवर साहब का पता न लगा। सैकड़ों आदमी खोज में निकले। तमाम शहर में कोलाहल मच गया। जिसे देखिए वो इन्हीं के विषय में तरह तरह की बातें कहता और आश्चर्य करता था। उन दिनों कुंवर साहब यानी गोपाल सिंह की शादी लक्ष्मी देवी से लगी हुई थी और तिलिस्मी दारोगा साहब शादी के विरुद्ध बातें किया करते थे। इस बात की चर्चा भी शहर में फैली हुई थी। चौथे दिन आधी रात के समय मेरे पिता नाना साहब वाले मकान में फाटक के ऊपर वाले कमरे के अंदर पलंग पर लेटे हुए कुंवर साहब के विषय में कुछ सोच रहे थे कि एकाएक कमरे का दरवाज़ा खुला और आप यानी गोपाल सिंह कमरे के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। मोहब्बत और दोस्ती में बड़ाई छुटाई का दर्जा कायम नहीं रहता। कुंवर साहब को देखते ही मेरे पिता उठ खड़े हुए और दौड़कर इनके गले से चिपट कर बोले, क्यों साहब, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उस समय कुंवर साहब की आंखों से आंसू की बूंदें टपटपा कर गिर रही थी। चेहरे पर उदासी और तकलीफ की निशानी पाई जाती थी, और इन दिनों में ही उनके बदन की यह हालत हो गई थी कि महीनों के बीमार मालूम पड़ते थे। मेरे पिता ने हाथ मुंह धुलवाया तथा अपने पलंग पर बैठा कर हालचाल पूछा और कुंवर साहब ने इस तरह अपना हाल बयान किया। उस दिन मैंने तुमको बुलाने के लिए चौबदार भेजा। जब तक चौबदार तुम्हारे यहां से लौट कर आए उसके पहले ही एक खिदमतगार ने मुझे इत्तला दी कि इंद्रदेव ने आपको अपने घर अकेले ही बुलाया है। मैं उसी समय उठ खड़ा हुआ और अकेले तुम्हारे मकान की तरफ रवाना हुआ। जब आधे रास्ते में पहुंचा तो तुम्हारे यहाँ का अर्थात दामोदर सिंह का खिदमतगार, जिसका नाम प्यारे है, मुझे मिला और उसने कहा कि इंद्रदेव गंगा किनारे की तरफ गए हैं और आपको उसी जगह बुलाया है। मैं क्या जानता था कि एक अदना खिदमतगार मुझसे दगा करेगा। मैं बेधड़क उसके साथ गंगा के किनारे की तरफ रवाना हुआ। आधी रात से ज्यादा तो जा ही चुकी थी, अतएव गंगा किनारे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने वहां पहुंचकर किसी को न पाया तो उस नौकर से पूछा कि इंद्रदेव कहाँ है। उसने जवाब दिया कि ठहरिए, आते होंगे। उस घाट पर केवल एक डोंगी बंधी हुई थी। मैं कुछ विचारता हुआ उस डोंगी की तरफ देख रहा था कि एकाएक दोनों तरफ से 10-12 आदमी चेहरों पर नकाबें डाले हुए आ पहुंचे और उन सभी ने फुर्ती के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया। वे सब बड़े मजबूत और ताकतवर थे और सब के सब एक साथ मुझसे लिपट गए। एक ने मेरे मुंह पर एक मोटा कपड़ा डालकर ऐसा कस दिया कि ना तो मैं बोल सकता था और ना कुछ देख सकता था। बात की बात में मेरी मुश्कें बांध दी गईं और जबरदस्ती उसी डोंगी पर बैठा दिया गया जो घाट के किनारे बंधी हुई थी। डोंगी किनारे से खोल दी गई और बड़ी तेजी से चलाई गई। मैं नहीं कह सकता कि वे लोग कितने आदमी थे और 2 ही घंटे में, जब तक मैं उस पर सवार था, डोंगी को लेकर कितनी दूर तक गए। लगभग 2 घंटे के करीब बीत गए, तब डोंगी किनारे लगी और मुझे उतारकर एक घोड़े पर चढ़ाया गया। मेरे दोनों पैर घोड़े के नीचे की तरफ मजबूती के साथ बांध दिए गए। हाथ की रस्सी ढीली कर दी जिसमें मैं घोड़े की काठी पकड़ सकूं, और घोड़ा तेजी के साथ एक तरफ को दौड़ाया गया। मैं दोनों हाथों से घोड़े की काठी को पकड़े हुए था। यद्यपि मैं देखने और बोलने से लाचार कर दिया गया था, मगर अंदाज से और घोड़े की टापों की आवाज से मालूम हो गया कि मुझे कई सवार घेरे हुए चल रहे हैं और मेरे घोड़े की भी लगाम किसी सवार के हाथ में है। कभी तेजी से और कभी धीरे धीरे चलते दोपहर से ज्यादा बीत गए। पैरों में दर्द होने लगा और थकावट ऐसी जान पड़ने लगी कि मानो तमाम बदन चूर चूर हो गया है। इसके बाद वे घोड़े रोके गए और मैं नीचे उतार कर एक पेड़ के साथ कस के बांध दिया गया और उस समय मेरे मुंह का कपड़ा खोल दिया गया। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो अपने को एक घने जंगल में पाया। 10 आदमी मोटे मुस्टंडे और उनकी सवारी के 10 घोड़े सामने खड़े थे। पास ही में पानी का एक चश्मा बह रहा था। कई आदमी जीन खोलकर घोड़ों को ठंडा करने और चराने की फिक्र में लगे और बाकी के शैतान हाथ में नंगी तलवार लेकर मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। मैं चुपचाप सभी की तरफ
देखता था और मुंह से कुछ भी न बोलता था, और न वे लोग ही मुझसे कुछ बातें करते थे। लंबी सांस लेकर, यदि गर्मी का दिन होता तो शायद मेरी जान निकल जाती, क्योंकि उन कमबख्तों ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा और स्वयं खा पी कर ठीक हो गए। अस्तु पहर भर के बाद फिर मेरी वही दुर्दशा की गई, अर्थात देखने और बोलने से लाचार करके घोड़े पर उसी तरह बैठाया गया और फिर सफर शुरू हुआ। पुनः दोपहर से ज्यादा देर तक सफर करना पड़ा और इसके बाद मैं घोड़े से नीचे उतार कर पैदल चलाया गया। मेरे पैर दर्द और तकलीफ से बेकार हो रहे थे, मगर लाचारी ने फिर भी चौथाई कोस तक चलाया और इसके बाद चौखट लांघने की नौबत आई। तब मैंने समझा कि अब किसी मकान में जा रहा हूं। मुझे 4 दफे चौखट लांघनी पड़ी। इसके बाद में एक खंभे के साथ बांध दिया गया। तब मेरे मुंह पर से कपड़ा हटाया गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 14वां भाग समाप्त होता है।